नमस्ते बच्चों। नए साल की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाई। विगत कुछ दिनों से अपनी कक्षा बंद थी। इसका कारण मतलब परीक्षाएं चल रही थी, उनके परिणाम बनाने थे। इस वजह से कक्षाएं नहीं हो पाई। किंतु आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा अब शुरू हो गई आज से। और दूसरी बात है कि परीक्षा से पहले अपना जो अभ्यासक्रम है वो पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग अब जो फर्स्ट प्रथम सेमेस्टर का है तो उसमें एक दो पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें एक है असफल कवि सम्मेलनों का सफल अध्यक्ष और दूसरा तमाशा। बस दो ही पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें से आज हम तमाशा इस कहानी देखेंगे, जैसे पंकज सुबीर की है। तमाशा शब्द से आप तात्पर्य जानते होंगे कि तमाशा मतलब जैसे आप कोई झगड़ा करता है उसे भी आप कहते हैं कि क्या तमाशा लगा रखा है। मतलब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जहां ऐसे जगह पर होता है जहां पर आपको झगड़ा या किसी में कोई संघर्ष दिखाई देता है, तब मतलब आदमी चिढ़कर उस शब्द वहां पर तमाशा। तो इस कहानी का तमाशा लेने से तात्पर्य यह है, ये कहानी स्त्री प्रधान कहानी है। इस कहानी में हम देखते हैं कि पंकज सुबीर जी जो इस कहानी के कहानीकार है, लेखक है, इन्होंने बड़े सटीक और मार्मिक शब्दों में इस कहानी में एक स्त्री का उसके जीवन में होने से और न होने से, मतलब एक स्त्री होने से उसका क्या तात्पर्य है, क्या मायने हैं, ये प्रस्तुत करने का प्रयास इस तमाशा कहानी में किया है। वैसे तो लगभग पूरे अभ्यासक्रम में सभी कहानियां हो, चाहे व्यंग्यात्मक हो, निबंध हो, चाहे अलग अलग प्रकार की विधाओं की रचनाएं हो, सभी सटीक है। किंतु तमाशा ये कहानी ऐसी है कि कोई कुछ और रख कर जाती है। एक प्रकार से इसमें जो नारी जागरण, मतलब एक स्त्री जो शादी होने के बाद उसका पति उसे ठुकरा देता है केवल इस पर कि उसका भविष्य उसे दिखाई नहीं देता, जाहिल गवार कह के, यहां तक कि उसके बच्ची को फर्श पर फेंक देता है, छोटी सी बच्ची को जिसे कुछ भी पता नहीं है, ना माँ ना पिता, किसी भी बारे में पता नहीं है, उसे फेंक देता है और क्या तमाशा लगा रखा है ये कहकर छोड़ जाता है। और बाद में दूसरी शादी कर लेता है, और ताकि उसे जीवन में जो हासिल करना है वो हासिल कर सके। मतलब महत्वाकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने परिवार की बलि चढ़ा देना, छोड़ देना, त्याग देना, और फिर वापस अगर वो चाहे तो उसे स्वीकार करना। इस कहानी में उसे विरोध किया गया है कि नहीं, समाज क्या कहेगा इस पर न रहते हुए उस व्यक्ति को वो एहसास होना चाहिए। जब इस कहानी में विवाह का प्रश्न आता है तो उस समय वो अपने माँ और दादी के लिए चुप रह जाती है, पर किंतु उसे पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती है कि अगर इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से घृणा करती हूं तो वो है आप, जो पिता की जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध करती है। इस पूरे कहानी में जब देखते हैं इस कहानी का, अगर आप देश काल वातावरण देखेंगे या उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य ये है कि नारी में जागृत भावना निर्माण करना। वो अबला नहीं है, अब सबला है। और उन्हें कई बार उसने वो कई कई माध्यमों से प्रकट किया है। उसे अब दाखिला देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि समाज के भीतर हम देखते हैं कि पुरुष के कंधे से कंधा लगाकर, या यूं कहिए कि उससे भी आगे निकलकर वो काम करती हुई दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री अब घर में बंद है, घर के बाहर, घर भी, और बाहर काम करते हुए भी घर भी बड़ी उतनी ही तीव्रता से जितनी घरेलू महिलाएं करती है वैसे ही कामकाजी महिलाएं भी जो बाहर नौकरी करती है वो भी परिवार को संभालती हुई दिखाई देती है। मतलब स्त्री अपनी दोहरी भूमिका निभा रही है, पुरुष नहीं। पुरुष बाहर कमाकर आने के बाद उसकी इच्छा होती है कि घर में उसे किसी प्रकार का कोई अब हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मतलब वो घर में जो स्त्री है, घर में जो महिला है, वो पूरा घर संभाले। पर स्त्री ऐसा नहीं करती। स्त्री बाहर काम करके आने के पश्चात घर भी उतनी ही तीव्रता से संभालती है और उतनी ही शालीनता से और मृदु वातावरण में संभालती है। दोनों जिम्मेदारी निभा रही वो। केवल पुरुष प्रधान संस्कृति है, इसलिए पुरुष को महत्व और स्त्री को गौण। ये अब
व्यर्थ है। इसलिए स्त्री को भी उतना ही अधिकार, स्त्री को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम पुरुष को देते हैं। जो कार्य करता है, जो कर्म करता है, उसे उतना उसका मूल्य मिलना ही चाहिए। तो पंकज सुबीर जी इस कहानी में यही उद्देश्य बता दिखाते हैं कि कहानी की जो मुख्य नायिका मतलब सूत्रधार है इस कहानी में, वो स्पष्ट शब्दों में अपने पिता को पत्र लिखकर अपना जाहिर दुख या उनके प्रति घृणा व्यक्त करती है और कहती है कि अगर लज्जा हो तुम आपको, और कहीं आपका मन न समाज की न अपने मन की अगर लज्जा हो, तो आप मेरी शादी में, विवाह में नहीं आएंगे, दूर रहेंगे, क्योंकि मैं कतई नहीं चाहती कि आप उसमें शामिल हो और आप मेरे पिता की भूमिका निभाए, क्योंकि आप मेरे पिता हो ही नहीं सकते, मेरे पिता की भूमिका निभाने के आप लायक ही नहीं है। स्पष्ट शब्दों में वो पत्र में उल्लेख करती है। सही है उसका यह, क्योंकि जब आप कहानी पढ़ेंगे और जब आप कहानी में देखेंगे कि एक छोटी सी बच्ची को उठाकर फेंक देना और क्या तमाशा लगा रखा है ये कहकर चले जाना, छोड़ देना, फिर वापस मुड़कर उस परिवार की तरफ न देखना और फिर जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर होना, गलत है। पहले परिचय देखते हैं हम पंकज सुबीर जी का, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1975। परिचय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी, अब हो सकता है बहुपर्यायी परीक्षा हो, आने वाली परीक्षा जो बहुपर्यायी हो, क्योंकि वैसे तो आपको 20 मतलब प्रश्न तो रहते ही थे कि जो मतलब जो प्रश्न रहते थे एक कि जिसके माध्यम से आपको बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाते थे, किंतु अब हो सकता है कि आपका पूरा परिचय ही वैसे निकले। इसीलिए परिचय महत्वपूर्ण तब भी था और महत्वपूर्ण अब भी है। इसलिए परिचय में कई प्रश्न आपके बन जाते हैं। कथाकार में समसामयिक परिवर्तनों का प्रभाव मानवीय सोच और मूल्यों पर पड़ता है, जिससे जीवन शैली का संपूर्ण ताना बाना, जो पद्धतियां है, साधन तथा संसाधन सभी कुछ बदल जाता है। इनकी कहानी मतलब एक प्रकार से सामाजिक मूल्य, मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अनमूल्य ऐसी वस्तु है कि जो समाज में आपको कई पैसों से बिकती भी नहीं दिखाई देती, कि आप जैसे चावल दाल या शक्कर खरीदने दुकान पर जाते हैं और कहते हैं किलो के भाव से खरीद लाते हैं, वैसे आप मूल्य नहीं खरीद सकते। मूल्य बनाने पड़ते, निर्माण करने पड़ते, मूल्य बिकते नहीं है। चाहे वो सामाजिक मूल्य हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो या किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक कोई भी मूल्य हो, मूल्य बनाने पड़ते हैं, उनको निर्माण करना पड़ता है। इसीलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि उनकी जो कहानियां है, इनका प्रभाव मानवीय सोच मतलब मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देती है। तमाशा कहानी को आप पढ़ेंगे, जब आप उसमें देखिए पढ़ने के बाद कि किस प्रकार आपको फिर उस व्यक्ति से घृणा हो जाती है, मतलब आपका भी तादात्म्य इस कहानी के मुख्य धारा में जो है उससे जुड़ जाता है। इसीलिए तात्पर्य यह है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको भी यही निश्चित ही उस जिम्मेदारी निभाने के बिल्कुल लायक नहीं है, यह आपको स्पष्ट लगेगा। अब लगता है परंतु किसी कारण या किसी के द्वारा हमें वर्तमान का यथार्थ दिखाई पड़ता है। पंकज की कहानियों की यही सच्चाई उनकी कथाओं को जीवंत बनाती है। ये वो शहर तो नहीं, उपन्यास को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये वो शहर तो नहीं। उसके बाद नवलेखन पुरस्कार 2009 में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, महुआ घटवारिन, कसाबा गांधी, यरवदा एवं इन दिनों पाकिस्तान में रहता हूं, इनके कहानी संग्रह है। तथा ये वो शहर तो नहीं एवं अकाल में उत्सव प्रमुख उनके उपन्यास है। ये उनके प्रमुख उपन्यास है। तमाशा जो कहानी है इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया प्रथा कंपनी में से ली गई है और इस कहानी में नारी जागरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि तमाशा कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, तो नारी जागरण का उत्कृष्ट उदाहरण है इसमें।
कि अब वो अपने अपने अस्तित्व को समझने लगी है। हाँ, मैं हूं, मेरा भी कोई अस्तित्व है। किसी ने कहा हाँ, मैंने कर दिया। नहीं, मुझे सोचना है, मुझे करना है। क्या करना है, क्या सोचना है, अब किसी के कहने पर नहीं। कोई कह दे और कर दे, वो बात अब पीछे रह गई। 21वीं सदी में अगर हम देखें तो नारी अब अपने, वैसे देखा जाए तो नारी पहले से ही अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है, और उसकी यही जागरूकता अब उसे और अधिक सशक्त बना रही है। जो आप कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अब वो और अधिक सशक्त होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके लिए कहने का तात्पर्य क्या है कि उसमें जो जागरूकता आ गई है, वो जागरूकता महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से स्पष्ट है कि वो अब धीरे धीरे अपने अपने महत्व को, अपने मूल्यों को, अपने अस्तित्व को, अपने एहसास को समझ रही है। और पुरुष को भी ये समझना होगा कि नारी अब अबला नहीं है, अब वो सबला। कहने का तात्पर्य वो अब सक्षम है अपने अस्तित्व के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यदि कोई है तो वह नारी जागरण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अब वो सचेत हो गई अपने होते, और ये समाज के लिए हित में है। नारी पर जो अन्याय अत्याचार वो आज भी है। आज भी हम अखबारों में, चाहे समाचारों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ज्ञात होता है कि कई जगह पर आज भी पारिवारिक तान तनाव, दहेज या घरेलू हिंसाचार में, या नौकरी पेशा जो है, जो कामकाजी महिलाएं हैं उन पर अत्याचार, जहां वो काम कार्य करती है वहां से, या कई प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बंद नहीं हुए, आज भी है। जिस समाज में ये महासत्ता बनने का पीटने वाला समाज, अपने आप को तीसरी महासत्ता प्रस्तापित करने का दंभ भरने वाला यह समाज, और जहां आज भी नारी पूर्णता क्या सुरक्षित है, प्रश्न है। क्या वो किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है, और क्या उसके निर्णय का समाज पूर्णता स्वागत करता है, या उसे योगदान, उसमें योगदान देता है, उसके निर्णय में खड़ा रहता है? ये सवाल करते हैं कि समाज चाहे कितना भी दंभ भरे, पर आज भी नारी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। आज भी छोटे से बच्ची से लेकर हम देखते हैं कि उस पर अत्याचार, शोषण, कई प्रकार की घटनाएं हैं, कई प्रकार की ऐसी वारदातें हैं कि जो हमारा दिल हिला देती है और सोचने पर विवश करती है कि क्या समाज, जिसे हम कहते हैं लोक समाज, क्या पूर्णतः सुरक्षित प्रदान प्रदत्त है? प्रश्न है। समाज में आज भी नारी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो आए दिन जो खबरें हैं, आए दिन जो अत्याचार या बलात्कार या ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही है जो मानव को कालिमा फांसने वाली घटनाएं हैं, उसके प्रतिबिंब को, उसके अस्तित्व को, उसकी जड़ें हिलाकर रखने वाली बात है। और ये कहानी भी इसी ओर इंगित करती है कि कब तक पुरुष स्त्री को केवल अपनी भोग्य वस्तु समझता रहेगा। केवल वो भोग्य नहीं है,
उसका भी कोई अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है, और उसी वजूद को, उसी अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए ये कश्मकश है, जद्दोजहद है। इस कहानी के शुरुआत में ही पंकज जी कोई भूमिका न बांधते हुए, किसी प्रकार के कहानियों में होता है ना अक्सर कि भूमिका बांधी जाती है, वो भूमिका न बांधते हुए सीधे सीधे उस मुद्दे पर, उस विषय पर आ जाते हैं और सीधे सीधे पत्र शुरुआत करते हैं कि जो इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु है। शुरू करते हैं। नमस्कार, कोई संबोधन इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि आपके लिए मेरे पास कोई संबोधन है ही नहीं। पत्र में न पिता न कुछ नहीं है, सीधे सीधे नमस्कार, जिस विषय को मुझे रखना है वो रखूंगा, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई, और आप संबोधन के लायक ही नहीं है, स्पष्ट शब्द कहते हैं। जब अपने चारों तरफ नजर दौड़ाती हूं तो पाती हूं कि वे सभी जो मेरे आसपास है उनके लिए मेरे पास एक उचित संबोधन भी है, चाहे माँ हो, दीदी हो, मित्र हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, समाज के सदस्य, पर उनके लिए मेरे पास कोई ना कोई संबोधन है, लेकिन आपके लिए किसी प्रकार का कोई संबोधन मेरे पास नहीं है। प्रश्न है, आपके लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, न भावनाएं न ही संबोधन। भावनाएं कैसे हो सकती है? इतना बड़ा आप घात मतलब हमारे परिवार के साथ करके चले गए, इसके बाद क्या संबोधन और क्या भावनाएं? वैसे अगर रिश्तों की परिभाषाओं के मान से देखा जाए तो आपके और मेरे बीच में भी एक सूत्र जुड़ा है, मगर उस सूत्र को नहीं मानती, इसलिए पत्र लिख रही हूं। यदि उस सूत्र को मानती तो पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, या पत्र का मायना अलग होता। किंतु मैं उस सूत्र से परे हूं, उस सूत्र को नहीं मानती, इसलिए यह पत्र लिख रही हूं। यहाँ इस घर में जब मेरे विदा होने की घड़ी आ गई है, तब स्मृतियों के अध्यायों को खोलते हुए, सुधियों के पन्नों को टटोलते हुए यह पत्र आपको लिख रही हूं। बचपन से लेकर आज तक जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में मैंने जीवन बिताया है, मैंने देखा है अक्सर कई बच्चियों को उनके पिताजी ने अपने कंधे पर उठाया और उसे प्रेम करते हुए, पर उस समय मैं कहा, मेरा अस्तित्व क्या? मैं नहीं मिला, मुझे वो जिस समय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर चाहती तो पिछले वर्षों में कहीं भी लिख देती। आज भी यह पत्र लिख रही हूं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, और ये कारण आपसे भी जुड़ा है और मुझसे भी। आगाज करना आपको कि कहीं भूल में आप यह ना समझ ले कि मैंने आपको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये पत्र संभवतः आपके और मेरे बीच का पहला संवाद है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यह अंतिम संवाद हो, इसके बाद संवाद की कोई गुंजाइश ना हो। स्पष्ट शब्दों में कहती है, क्योंकि इसलिए तो मैं ये पत्र लिख रही हूं, क्योंकि आपसे संवाद ना कर सकूं, इसलिए पत्र के माध्यम से मैं अपनी भावना को रख रही हूं, और यही आपके लिए और मेरे संबंधों की पहली और अंतिम कड़ी हो। पत्र शुरू करने से पहले बहुत सारी भूमिका इसलिए बांध रही हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक लड़की द्वारा भावुकता में लिखाया गया पत्र हो। इसमें किसी प्रकार की कतई भावुकता नहीं है, जो है वो सच्चाई है, और उस सच्चाई को सामने सन्मुख रखते हुए ताना बाना बुना जा रहा है। ये पत्र एक सुदृढ़ मनस्थिति में लिख रही हूं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, तान तनाव नहीं है। एक बात पुनः दोहरा रही हूं, लिख इसलिए रही हूं क्योंकि इसके अलावा कोई चारा था भी नहीं। अगर होता तो ये लिखने की भी नौबत नहीं आती। इसीलिए ये पत्र मैं आपको लिख रही हूं, और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर होता तो शायद ये पत्र भी ना लिखती। मैं भी नहीं जानती कि उस वक्त यदि मैं कुछ सोच पाती तो क्या सोचती, जब मैं केवल कुछ ही दिनों की थी। आप समझ रहे? कुछ ही दिनों की, न महीने न साल, कुछ ही दिनों की। पता नहीं उस वक्त क्या होता। अगर मैं सोच पाती तो, बड़ा संभव है, पर सोच पाती तो शायद वो 10 दिन पहले ही मेरा जन्म हुआ था। दादी बताती है, आप शहर से आए थे और बरामदे में बैठे थे। जब दादी ने 10 दिन की मुझे आपकी गोद में लाकर लिटा दिया और कुछ हंसते हुए कहा, ले मुन्ना देख ले अपनी बिटिया को। आगे की घटना बताते हुए दादी कुछ गंभीर हो जाती है, क्योंकि आगे की घटना दर्द देने वाली है, दिल को दहलाने वाली है, और मनुष्य में जो भाव होते हैं उन भावों को ठुकराने वाली है।
संभवतः यही वो बात है जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं सोचती हूँ कि दादी ने भी शायद इसलिए मुझे बार बार वो घटना सुनाई, क्योंकि वो भी मुझे ऐसा ही बनाना चाहती थी। इसीलिए वो बार बार मुझे उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी और ना ही निकलना देती थी।